अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। अमेरिका ने ताइवान के साथ जो है 62 बिलियन डॉलर की डील की है, जिसके बदले 66 F-16 वाइपर दिए जाएंगे, जबकि चीन का कहना है कि इन तैयारों को ना उड़ने की जगह मिलेगी और ना लैंड करने की। अमेरिका बड़ी सियानी गेम कर रहा है। एक तो वो चाइना के जितने ना चाहने वाले हैं उनको इक्विप कर रहा है और उनके वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। यानी 66 बिलियन डॉलर तो ताइवान दे रहा है ना, अमेरिका तो नहीं दे रहा ना। नहीं, अच्छा, खुद अमेरिका ने लड़ना नहीं, लेकिन उसने इंडिया, ताइवान, ये और मुल्कों को आगे कर देना। अच्छा, वियतनाम भी अभी बारी आएगी। खुद वियतनाम में 20 साल लड़ता रहा है अमेरिका। और जो अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री थी, जिसकी वजह से अमेरिकन इकॉनमी चल रही थी, वो क्योंकि डाउन हो गई थी। कॉन्फ्लिक्ट जब ख़त्म हो रहे थे तो हम कहते थे अब हथियार खरीदने की क्या ज़रूरत है। वो एकदम पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट नौइयतों के शुरू हो गए और अमेरिकन आर्म्स सुपीरियर तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अव्वलीन चॉइस होगी हर मुल्क की उन आर्म्स को ख़रीदना और वेपन्स को ख़रीदना। तो अमेरिका एक तरफ अपनी ट्रेड चला रहा है, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रहा है, गिरते हुए जीडीपी को इम्प्रूव कर रहा है, डॉलर की साख को बरकरार करने की कोशिश कर रहा है बड़ी डेस्परेटली, जो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, और अपने बैरूनी जो दुश्मन है उनसे बगैर लड़े दूसरी लड़ाइयों में उनको एंगेज कर रहा है। तो ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है। डेमोक्रेट पार्टी ने ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि रूस जो है वो ट्रंप को जितवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है, कल हम देख रहे थे कि ट्रंप ने जो बाइडन पर इल्ज़ाम लगाया था, तो ये जो है एक मुकालमा जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं पिछली इलेक्शन कैंपेन को ही मैंने देखा था, और जिस तरह से अमेरिकन कैंडिडेट्स ने कैंपेन की और अब जिस तरह से हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में तो इतने बिलो द बेल्ट आके कभी हिटिंग नहीं हुई थी। और बड़ी हम उनकी मिसालें देते थे कि शाइस्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिबेट्स करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर करते हैं, गे राइट्स के ऊपर बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं। लेकिन पिछले इलेक्शन में और अब इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि वो लगता है कि पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो दोनों साइडों पे आ चुके हैं और इल्ज़ाम तराशियों का एक वो शुरू है। लेकिन यह है कि ट्रंप के ऊपर तो यूक्रेन वाला भी इल्ज़ाम है, जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी तादाद उसको सच भी मानती है। हालांकि सेनेट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने उनको फ्री कर दिया था क्योंकि सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है, तो उन्होंने उनको बचा लिया था सेनेट में। लेकिन लोअर हाउस ने तो ट्रंप को इम्पीच करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या दोबारा पेश आया और जिसके बाद जो है पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हो गया। देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये कोई पागल आदमी है जो ऐसे करता है। कोई ज़ी शऊर आदमी किसी भी मज़हब और किसी भी अकीदे को दुख नहीं पहुँचाना चाहता। और मैं तो सबको ये कहूँगा कि ज़रा सा अपने जज्बात को काबू रखें। लोग एक इक्का दुक्का इस तरह का बंदा को करके ना पूरे मुसलमानों के ऊपर मोहर लगवाता है कि देखो ये दहशतगर्द हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एहतजाज के हज़ार तरीके हैं जो हमें करने चाहिए और तमाम इस्लामी ममालिक को सफारती सतह पे ये एहतजाज शुरू करना चाहिए, फिर यूनाइटेड नेशंस में होना चाहिए, फिर और जगहों पे होना चाहिए। लेकिन एक बात तमाम गैर मुस्लिम लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे पाकिस्तान को लोग बड़ा फंडो कंट्री कहते हैं, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं सकता कि तौरात की, इंजील की, गीता की या किसी और मजहबी किताब की बेहुरमती हो। तो ये हमारे अंदर है, हम हुर्मत है हमें दूसरे मज़ाहिब की। हम नहीं किसी को तंग करते ताकि हम चाहते हैं कि कोई हमें ना तंग करे। तो ये एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, इससे उम्मीद तो है कि गैर मुस्लिम लोगों को समझ आ जाएगी। साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने कहा है कि भारत अफगान अमन अमल को सबूताज करने के लिए अस्करी विंग बना रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, उनका पहले भी था एक और उसके बाद भी एक है। मैं तो समझता हूँ कि अब इनका बयान आ गया है तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशंस जाना चाहिए और इस बात को रजिस्टर कराना चाहिए कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है और हमारे पास बहुत से एविडेंसेस हैं और प्रूफ्स हैं कि जहाँ हम ये साबित कर सकते हैं। हम सिर्फ रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमारी नहीं होनी चाहिए, अब प्रोएक्टिव होनी चाहिए। काश ये फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए लोगों को भी समझ आ जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात तुर्की के खिलाफ सलामती कौंसिल चला गया, इसके बारे में आप तो क्या और कहेंगे? कहाँ जाएगा?
اور کہاں جائے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ان کے ڈفرینسز ہیں تو یونائٹڈ نیشنز ہی جائیں گے نا. اور ایک ایجوکیٹڈ طریقہ تو یہی ہے کہ آپ یو این جاتے ہیں, آپ سیکورٹی کاؤنسل جاتے ہیں, آپ وہاں پہ ریس کرتے ہیں اور پھر تمام ممالک کے آگے ایک ایویڈنس اور فیکٹ بیسڈ چیز آپ آرگومنٹ رکھتے ہیں, اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ مسائل ہوں گے ٹرکی کو. دیکھیں ٹرکی کو ایک بڑا دکھ ہے اور پچھلے 10 سال سے ان کو یہ دکھ ہے کہ وہ بہت عرصے سے یورپین یونین کا حصہ بننا چاہ رہے تھے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہی یورپین کنٹری ہیں, اور لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یورپین یونین نے ٹوٹلی ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو حصہ نہیں بننے دے رہے اور شنگن کنٹریز کا پارٹ نہیں بنا رہے, تو پھر ٹرکی نے ایک دوسری سائڈ بدلی, اور وہ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اب اس کے خلاف جس کو پرابلم ہوگی وہ جائے گا یونائٹڈ نیشنز, جتنے فورمز ہوں گے وہاں پہ جائے گا. قطر کے الجزیرہ نیٹ ورک نے ایران کے انقلاب کو عرب ریاستوں تک پھیلانے کا شوشہ کہا ہے کہ امریکہ نے چھوڑا ہے. فی الحال تو الجزیرہ نے چھوڑا ہے نا یہ, لیکن الجزیرہ بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو امریکہ کہتا ہے. دیکھا نا الجزیرہ میں CNN کا کتنا انٹرسٹ ہے, الجزیرہ میں کتنے امریکن پریزنٹرز ہیں, ان کے ریسرچرز کتنے ہیں جو غیر ملکی ہیں, ان کے پروڈیوسرز کتنے ہیں, ان کے اینیلیز کتنے ہیں, ان کے اینکرز کتنے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کس کا انفلوئنس ہے. لیکن ایران نے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آیت اللہ خمینی تھے نا, وہ ان سے بڑی شخصیت تو ایران میں نہیں آئی نا کوئی دور حاضر میں. تو آیت اللہ خمینی نے بھی کبھی بھی اپنے ٹائپ آف مذہب کو بیونڈ باؤنڈری ایکسپورٹ کرنے کی نہ بات کی نہ مطالبہ کیا. ان سے منسوب کرتے رہے لوگ کہ وہ یہ چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ اس لیے چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے خود نہیں کبھی کیا. اور ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی زیرک لیڈرشپ ہے, سمجھدار لوگ ہیں. ایرانین ڈپلومیسی جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے, وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ 50 سال پرانی ہو اور فورن آفس نیا نیا بنا ہو. وہ بڑی ایڈورس سچویشنز میں ڈپلومیٹک سلوشنز نکال کے نکلتے رہے ہیں. ایران خود کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. یہ الجزیرہ کا ایک ایسا شوشہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مڈل ایسٹ سے مزید آگ بھڑکانا چاہتا ہے, کہ وہ یمن میں تو بھڑک رہی ہے, سیریا میں بھڑک رہی ہے, کہ وہ اور ممالک تک ایکسپینڈ ہو. اینڈ آئی تھنک اب مسلم کنٹریز جو ہیں ان کو الجزیرہ کے ایجنڈاز کو بھی دیکھنا ہوگا اور ان کی اینگلنگ کو بھی دیکھنا ہوگا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.